बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर 21 न्यूक्लियर फिजिक्स का टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, न्यूक्लियर रिएक्शंस। तो न्यूक्लियर रिएक्शंस क्या होते हैं? सबसे पहले इसकी डेफिनेशन है कि इन न्यूक्लियर फिजिक्स एंड न्यूक्लियर केमिस्ट्री अ न्यूक्लियर रिएक्शन is considered to be the process in which two nuclei collide to produce one or more nucleides that are different from the nuclide that began the process। यानी दो ऐसे न्यूक्लियस आपस में कोलाइड करें और कोलाइड करके ऐसे प्रोडक्ट्स बनाएं जो उन जैसे ना हो, तो इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं न्यूक्लियर रिएक्शंस का। न्यूक्लियर रिएक्शन की जनरल फॉर्म ये होती है स्टूडेंट्स के एक बड़े न्यूक्लियस पर हम इंसिडेंट करते हैं एक छोटा पार्टिकल और उसके प्रोडक्ट में हमें एक बड़ा न्यूक्लियस और फिर साथ मिलता है एक छोटा पार्टिकल। जैसे कि एक रिएक्शन है कि एक नाइट्रोजन न्यूक्लियस पर हम इंसिडेंट करेंगे एक हीलियम न्यूक्लियाई, एक हीलियम पार्टिकल। इसके नतीजे में प्रोडक्ट में एक हाइड्रो ऑक्सीजन ऑब्टेन होता है हमें और साथ एक प्रोटॉन ऑब्टेन होता है। तो ये बेसिक फॉर्म है। अब एक बड़ा न्यूक्लियस, एक छोटा पार्टिकल और प्रोडक्ट में भी फिर एक बड़ा न्यूक्लियस और एक छोटा पार्टिकल ऑब्टेन होंगे। तो अब आगे जो इंपॉर्टेंट रिएक्शंस भी आएंगे तो उसमें एक पहले तो थोड़ा सा कंपैरिजन देख लें स्टूडेंट्स। न्यूक्लियर रिएक्शंस, ये जो एक्सप्लोजन है ये न्यूक्लियर रिएक्शंस हैं में शो हो रहा है, और ये जो एक्सप्लोजन है ये एक केमिकल रिएक्शन है। तो आप डिस्ट्रक्शन का अंदाज़ा देख सकते हैं कि न्यूक्लियर रिएक्शन में पैदा होने वाली जो एनर्जी है वो एक्चुअल में E=mc² से जनरेट होती है। तो इसी वजह से ये एनर्जी का जो लेवल है ये आम केमिकल रिएक्शंस के मुकाबले में मिलियंस ऑफ टाइम्स जो है वो ग्रेटर होता है। मतलब एक एटॉमिक रिएक्टर जो एक रिएक्शन जो है वो शहर के शहर तबाह कर सकता है, जबकि केमिकल रिएक्शन से एक सर्टन स्पेसिफिक इलाके में सिर्फ डिस्ट्रक्शन जो है वो प्रोड्यूस की जा सकती है। अब टाइप्स ऑफ रिएक्शंस पे आ जाते हैं। तो नेचुरल और आर्टिफिशियल। नेचुरल वो जो नेचुरली या स्पॉन्टेनियसली जनरेट होते हैं, जैसे अल्फा डीके, बीटा डीके, गामा डीके, क्लस्टर डीकेज, इलेक्ट्रॉन कैप्चर्स, बहुत से टाइप्स ऑफ रिएक्शंस हैं। और आर्टिफिशियल वो रिएक्शंस हैं जिन्हें हम खुद इंड्यूस करते हैं, हम खुद एक पार्टिकल को दूसरे पार्टिकल पर इंसिडेंट करते हैं कुछ नई प्रोडक्ट हासिल करने के लिए। यहाँ तक डन। अच्छा, इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि हर न्यूक्लियर रिएक्शन में कंजर्वेशन लाजमी अप्लाई होती है और हर चीज़ कंजर्व होती है, मास, चार्ज, एनर्जी, मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम एंड न्यूक्लियन नंबर्स। न्यूक्लियन नंबर का मतलब ये है कि द नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर द रिएक्शन मस्ट बी इक्वल टू द नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर द रिएक्शन। अब सबसे पहला रिएक्शन जो बुक में बच्चों डिस्कस्ड है वो है डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। ये रिएक्शन लॉर्ड रदरफोर्ड ने परफॉर्म किया था कि नाइट्रोजन न्यूक्लियस पर उन्होंने इंसिडेंट किया एक अल्फा पार्टिकल और उनको प्रोडक्ट में एक ऑक्सीजन और एक प्रोटॉन हासिल हुआ। अब इसमें रिएक्शन में ये देखें कि इन द बिगिनिंग 7 + 2 9 प्रोटॉन्स हैं और आफ्टर द रिएक्शन 8 + 1 9 ही प्रोटॉन्स हैं। 14 + 4 18 स्टार्टिंग मास नंबर है और 17 + 1 18 ये एंडिंग मास नंबर है। यानी दोनों तरह से जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का नंबर है वो कंजर्व्ड है। इसी तरह जो चीज़ अगली उन्होंने ऑब्जर्व की कि ये रिएक्शन रिवर्स ऑर्डर में भी पॉसिबल था कि अगर हम प्रोटॉन को ऑक्सीजन पे इंसिडेंट करें तो वी गेट नाइट्रोजन 714 एंड हीलियम 24। अब देखें, पढ़ने में ये बड़ा सिंपल है बट इट नीड्स सम एनर्जी कैलकुलेशंस कि हम क्या इतनी आसानी से रिएक्शन प्रोड्यूस कर सकते हैं या इसमें कुछ टेक्निकलिटीज़ भी हमें देखनी पड़ती हैं। तो ये क्वेश्चन लेके आगे चलना है आपने। देखिए स्टूडेंट्स, रिएक्टेंट्स जो हमारे पास हैं वो है नाइट्रोजन और हीलियम। अगर इनके हम मासेस जो यहाँ पर लिखे हैं इन्हें गौर से पढ़ के सारा 14.0031 U, 4.0026 U इन्हें ऐड करें तो रिएक्टेंट्स का मास बनता है 18.0057 U। अब प्रोडक्ट्स पे आ जाएं। प्रोडक्ट्स के दोनों मासेस को ऐड अप करें तो आंसर आता है 18.0069 U। अब आपने क्या करना है, 57 और 69 पे गौर करें। बड़ा डिजिट कौन सा है? ये 69। तो स्टूडेंट्स ये चीज़ सामने आ रही है कि रिएक्टेंट्स का मास तो कम है और प्रोडक्ट्स का मास ज़्यादा है। हाउ इट इज़ पॉसिबल कि कम मास से ज़्यादा मास प्रोड्यूस हो जाए? तो सवाल तो करना चाहिए यहाँ पर कि तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को वायलेट कर रहा है। तो एक्चुअल में क्या है, हम इन दोनों मासेस का लेंगे डिफरेंस। तो जब हम इनका डिफरेंस लेते हैं आंसर आता है 0.0012 U। इसका मतलब है इतना एडिशनल मास हमें रिक्वायर है ये रिएक्शन प्रोसीड करने के। अब जैसा आप जानते हैं कि मास एनर्जी के इक्विवेलेंट होता है, तो इसी नंबर को 0.0012 U को
हमने 1U यानी 931 MeV से मल्टीप्लाई किया तो हमें आंसर मिला 1.13 MeV। यानी स्टूडेंट्स हमें इतनी एडिशनल एनर्जी चाहिए है तब ये रिएक्शन प्रोसीड होगा। अगर इतनी एनर्जी प्रोवाइड नहीं करेंगे तो रिएक्शन कभी भी आगे प्रोसीड नहीं होगा। अब ये एनर्जी कहाँ से मिलेगी स्टूडेंट्स? चूंकि हम इंसिडेंट कर रहे हैं अल्फा पार्टिकल, तो ये एनर्जी अल्फा पार्टिकल ही लेकर आए। कहाँ से लेकर आए? दिस एनर्जी कम्स फ्रॉम पोलोनियम 84, यानी उससे जो अल्फा पार्टिकल एमिट होता है ना, उसकी एनर्जी 7.7 MeV होती। सो एडिशनल एनर्जी कन्वर्ट्स टू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट। अब आप इमेज देखेंगे तो आपको सारा समझ आ जाएगा। ये रहा पोलोनियम सोर्स, इसमें से जो अल्फा पार्टिकल निकल रहा है वो कितनी एनर्जी से एमिट हो रहा है? 7.7 MeV से, और हमें रिक्वायर कितनी है? जस्ट 1.13। तो ये अल्फा पार्टिकल यहाँ पर जो नाइट्रोजन न्यूक्लियस है उसमें इंसिडेंट होगा, उसको 1.13 एनर्जी प्रोवाइड करेगा रिएक्शन प्रोसीड करने के लिए। और स्टूडेंट्स जो इजाफी एनर्जी होगी वो इन फ्रेगमेंट्स की काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। सो ये होती हैं रिएक्शन साइंसेस कि आपको कंजर्वेशन ऑफ एनर्जीज और कंजर्वेशन ऑफ मासेस को ओबे करना पड़ता है। इसी तरह स्टूडेंट्स इस टॉपिक में डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन है बाय जेम्स चैडविक के ही बम्बार्डेड अल्फा पार्टिकल ऑन बेरिलियम 49 एंड गॉट कार्बन 612 एंड एन अनचार्ज्ड रेडिएशन। फिजिक्स या केमिस्ट्री में स्टूडेंट्स जितना मुश्किल अनचार्ज रेडिएशन को डिटेक्ट करना है उतना कुछ भी नहीं है, क्योंकि ना ये इलेक्ट्रिक फील्ड से इंटरेक्ट करती है ना मैग्नेटिक फील्ड से। तो उसने जो जहानत आजमाई वो बड़ी मजे की है। देखें, पोलोनियम सोर्स से अल्फा पार्टिकल्स निकले, बेरिलियम रॉड पे इंसिडेंट हुए। अब कार्बन और न्यूट्रॉन्स निकल रहे थे। स्टूडेंट्स जो न्यूट्रॉन्स एमिट हुए वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में डिटेक्ट नहीं हो रहे थे। अब एक ही तरीका था डायरेक्ट कोलिजन, कि न्यूट्रॉन्स को आगे प्रोटॉन्स के साथ कोलाइड करवाया जाए और पता लगाया जाए कि ये न्यूट्रॉन प्रोटॉन से हैवी हैं, लाइटर हैं, या इनमें क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। तो न्यूट्रॉन्स आए, आगे एक पैराफिन मटेरियल है, इसके अंदर एक्सेस प्रोटॉन्स होते हैं। तो जितने न्यूट्रॉन्स थे स्टूडेंट्स ये जाके पैराफिन में एंटर हुए और इन्होंने डायरेक्ट कोलिजन की प्रोटॉन्स के साथ। अब इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन का एक केस होता है कि अगर दो सेम मासेस आपस में कोलाइड करें तो जो मास मूव कर रहा है वो रुक जाएगा और जो रुका हुआ था वो मूव करने लग जाएगा। ये एक स्पेशल केस है उसका। तो चैडविक ने भी यही ऑब्जर्व किया कि न्यूट्रॉन जो है वो रेस्ट पर आ गया और प्रोटॉन्स ने मूव करना शुरू कर दिया, और प्रोटॉन्स तो इजीली डिटेक्टेबल भी हैं। इसका मतलब न्यूट्रॉन पे चार्ज नहीं है, अगर होता तो प्रोटॉन्स उनको रिपेल कर देते। न्यूट्रॉन का मास प्रोटॉन्स के बराबर है, अगर बराबर ना होता, कम होता, तो न्यूट्रॉन्स वापस पलट जाते, प्रोटॉन्स आगे मूव ना करते। तो दैट्स हाउ द न्यूट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय जेम्स चैडविक। तो इसमें भी सेम रिएक्शन वही काइनेमेटिक्स है, मास ऑफ प्रोडक्ट एंड मास ऑफ रिएक्टेंट जो है उसको बैलेंस करना बहुत ज़रूरी। और ये कुछ स्टूडेंट्स एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन के देखें, अगर मास ऑफ रिएक्टेंट ग्रेटर होगा मास ऑफ प्रोडक्ट से तो रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगा, अगर मास ऑफ रिएक्टेंट लेस होगा मास ऑफ प्रोडक्ट से तो जो रिएक्शन है वो एंडोथर्मिक होगा। तो यहाँ मैंने कुछ एक्सो और एंडोथर्मिक की एग्जांपल्स भी मेंशन की हुई हैं, इनको पढ़ें समझें, और आसान सा टॉपिक है, एक दफ़ा ही पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी।